गाइस, राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी चार संग्राम में महेश कुमार वर्णमाल में इंडियन जियोग्राफी। तो आइए आज देखते हैं भारत की भौतिक स्थिति। ये हमारा मैप है। यहाँ पे सब गॉडविन, ऑस्टिन, कैनुकल, सिरड़ी, नंगा पर्वत, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये भी जो भी नदियाँ हैं हमारी सब दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको देख लीजिए पूरा। तो इसके बाद आते हैं हम देखते हैं कि माना दर्रा। तो माना दर्रा हमारा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो ये हमारा तिब्बत से जोड़ता है। और नंदा देवी शिखर जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हमारे उत्तराखंड में है। अरावली श्रेणी का जो उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये हमारा गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई जो है 1722 मीटर है, जो कि राजस्थान में, यानी कि गुरु शिखर पर्वत हमारा कहाँ है? राजस्थान में है। इसके बाद कहता है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी जिसे अराकानायोमा किस देश में स्थित है? तो ये हमारा म्यांमार में है, ठीक है। इसके बाद कल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ये हमारा धौलाधर और पीर पंजाल में है। इसके बाद कहता है कि पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो ये हमारा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों में है। नाथुला दर्रा की बात करें तो नाथुला दर्रा हमारा क्या है, किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा सिक्किम में है। इसके बाद कहता है कि जो है उत्तराखंड में जो कोड़धारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को को बघियाल या प्यार के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा लिफ लेक यानी कि माना यानी कि नीत दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये हमारा उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश में है। पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा यानी कि स्नो लाइन जो होती है वो 3500 मीटर है, तथा पश्चिमी हिमालय में क्या है 2500 मीटर ऊंचाई पर क्या कही जाती है? पाई जाती है, ठीक है ना, जो हिम की रेखा है। कहता है कि भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? ये बहुत पूछता है, यानी कि सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा? तो हमारी है सियाचिन है। कहाँ पे है? लद्दाख में। कहता है फिर हमारा चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये हमारा केदारनाथ मंदिर के उत्तर, जहाँ हमारा केदारनाथ मंदिर है उसके उत्तर में है, ठीक है ना। ये हमारा कहाँ है केदारनाथ मंदिर? तो ये हमारा उत्तराखंड में है। फिर कहता है कि मेघालय का पठार किसका भाग है? तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, ठीक है ना। इसके बाद कहता है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पर्वत है किस काल में निर्मित हुआ? तो ये हमारा क्या है? पैलोजोइक महाकल्प में क्या हुआ? निर्मित हुआ, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो ये हमारा मालवा का पठार है। इसके बाद कहता है कि जो दंडकारण्य क्षेत्र है कहाँ अवस्थित है? तो ये हमारा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में है। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, तभी हमें आपको हमारी वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो इसके बाद देख लेते हैं लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में क्या जानते हैं? दून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और कहता है कि भारत का जो औसत समुद्र तल किस तट पर पाया जाता है? तो ये हमारा चेन्नई में पाया जाता है। भारत की समुद्र तट रेखा की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 7516 किलोमीटर है, ठीक है। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है, जो कि 1214.7 किलोमीटर है। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न हैं? तो ये हमारे 9 राज्य हैं तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब हम देख लेते हैं जो भारत के तटीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें कौन कौन सा नाम है हमारा। फर्स्ट है गुजरात, सेकंड है हमारा महाराष्ट्र, थर्ड है हमारा कर्नाटक, फोर्थ है हमारा केरल, 5 हमारा तमिलनाडु और 6 है हमारा पश्चिम बंगाल, 7th हमारा आंध्र प्रदेश और 8 नंबर पे हमारा उड़ीसा है। 9 नंबर हमारा क्या है? गोवा है। 10 नंबर हमारा पांडुचेरी है। 12 नंबर हमारा क्या है? अंडमान और निकोबार। और 13 नंबर हमारा क्या है? लक्षद्वीप। और 11 नंबर छूट गया था, तो 11 नंबर हमारा क्या है? दादर एवं नागर हवेली, ठीक है ना। इसके बाद हम देख लेते हैं कि प्राचीन भारत ये जो ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? जो रत्नाकर नाम था वो हिंद महासागर का सूचक था, ठीक है ना। इसके बाद कहता है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? तो ये हमारा क्या है? कोरोमंडल तट है। इसके बाद कहता है कि कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को केप कोमरिन के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट हमारे क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, तो ये हमारी सैंडल पिक है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित है, तो ये हमारा बंगाल की खाड़ी में है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की जो संख्या है वो कितनी है, यानी कि अंडमान निकोबार में द्वीप कितने हैं हमारे 572 हैं। फिर कहता है कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को पृथक करता है, ये बहुत पूछता है, ये अंडमान को निकोबार द्वीप से क्या करता है, अलग करता है। फिर कहता है कि बैरन द्वीप अवस्थित है, तो बैरन द्वीप हमारा कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। नेक्स्ट हमारा कहता है श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है, तो ये हमारा पुलकित झील के समीप है। इसके बाद पूछता है हमारा राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है, तो ये हमारा धनुषकोडी से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट पूछता है कि लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है, तो ये हमारा अरब सागर में है। फिर कहता है कि भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित करता है, तो वो हमारा लक्षद्वीप है, जो कि प्रवाल को क्या करता है, निर्मित करता है। इसके बाद हम देख लेते हैं मिनिकॉय द्वीप यानी कि भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप का श्रेणी में आता है। जो मिनिकॉय द्वीप है वो भारत की तटीय रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। ठीक है ना। इसके बाद कहता है कि भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है, तो ये पंबन द्वीप है, जो कि कहाँ है, रामेश्वरम में है। कहता है द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा, ये बहुत पूछता है कि जो द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर क्या है, मुंबई। मुंबई जिसे हम मुंबई कहते हैं, तो मुंबई में ही हमारे क्या है, बहुत से क्या है, पोत हैं, समुद्री पोत है ना। ठीक है ना। इसके बाद पूछता है कोरी, नेक्स्ट हमारा क्या है, कोरी क्रीक कहाँ स्थित होती है, कच्छ के रण में है। नेक्स्ट हमारा क्या, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य स्थित होती है, हमारा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। इसके बाद कहता है बुर्जिल एवं बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित होती है, हमारी पीर पंजाल में श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना। अब हिमालय के प्रमुख जो ऊंचे शिखर हैं, अब शिखर और कहाँ स्थित है और उनकी क्या ऊंचाई है देख लेते हैं। जिसमें फर्स्ट है हमारा माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल देश में है। इसकी ऊंचाई जो है 8 लाख, ठीक है ना, 84,886 मीटर है। ठीक है ना। K2 ये जिसको गॉडविन आस्टिन बोलते हैं, यह भारत यानी कि पाकिस्तान में है, ये 8,611 मीटर है। कंचनजंगा हमारा क्या है, भारत नेपाल सीमा पर स्थित है, इसकी ऊंचाई जो है 8,586 मीटर है। मकालू, मकालू कहाँ है, हमारा नेपाल में है, इसकी भी ऊंचाई क्या है, 8,481 मीटर है। धौलादेव की बात करें तो धौलादेव भी हमारा क्या है, नेपाल में, इसकी ऊंचाई 8,167 मीटर है। ठीक है ना, ऊंचाई है इसकी। नंगा पर्वत की बात करें तो भारत 8,126 मीटर है। अन्नपूर्णा की बात किया जाए तो नेपाल में है, 8,091 मीटर है। नंदा देवी की बात करें तो भारत में 7,816 है। कामेत की बात करें तो भारत 7,756 है। ठीक है ना। इसके बाद है नामचा दरवा, जो कि तिब्बत में चीन में है, 7,782 मीटर है। ठीक है ना। इसके बाद कहते हैं गुरुला मंदाता, जो कि तिब्बत में है, चीन, तिब्बत का है हमारा, चीन में है ना, तो ये 7,728 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है ना। इसके बाद देख लेते हैं जो हमारा कहता है कि जो हमारा सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय, यानी कि सिंधु और सतलज नदी के मध्य के जो भाग होता है हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे जलवायु यानी कि क्लाइमेट। तो देख लेते हैं जलवायु यानी कि क्लाइमेट। तो किस क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है, तो ये हमारा अक्षांशीय अवस्थिति है। ठीक है ना। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक से संबंधित शब्द पूछा है, तो जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक के लिए एक शब्द दिया गया जिसको बोलते हैं लैंड फॉर्म, प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करता है। तो उसका लैंड फॉर्म का एक एक फार्मूला देख लेते हैं। एल से क्या होगा, लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश होगा। एल से क्या होगा, एल्टीट्यूड जो यानी कि ऊंचाई होगी। एन फॉर क्या होगा, नियरनेस फ्रॉम सी यानी समुद्र से निकटता होगा। डी क्या है हमारा, डायरेक्शन ऑफ विंड यानी कि पवन की दिशा है। एफ क्या है हमारा, फॉरेस्ट यानी कि वन है। ओ फॉर क्या है हमारा, ओशियन करंट यानी कि समुद्री जलधाराएं। ओशियन मीन्स क्या होता है हमारा, समुद्र होता है ना। आर फॉर क्या है हमारा, रेनफॉल यानी कि वर्षा है। एम फॉर क्या है, माउंटेन यानी कि माउंटेन आप जानते हैं पहाड़ या पर्वत को कहते हैं। एस फॉर सॉइल यानी कि मिट्टी। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह का जो समान दिशा क्या है, तो ये दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व है। ठीक है ना। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है, तो ये हमारी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से क्या होता है,
भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीतल मतलब जो ठंडी में जो बारिश होती है वो किसके कारण होती है? यही पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होती है, कभी कभी ठंडियों में, ठंडी के दिनों में क्या होता है, बारिश होती है, ठीक है ना। कहता है कि भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तो शरद ऋतु में वर्षा जो होती है वो पंजाब एवं तमिलनाडु में होती है। कहता है कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो लगभग 125 सेंटीमीटर है। फिर कहता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो ये हमारा पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय में होता है। नेक्स्ट पूछता है कि भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जलवायु की मानसूनी जलवायु कहा जाता है। इसके बाद देख लेते हैं भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में जो उच्च ताप और निम्न ताप, ये क्या होता है, हिंद महासागर में वायु की कर्षण यानी कि ड्रेस की, उसको क्या बोलते हैं, कर्षण कहते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है? ये दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है इसके कारण क्या होती है, प्रभावित होती है। उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर में जो उठता है उसके कारण, ठीक है ना। इसके बाद हम व्यापारिक पवने देखेंगे जिसे ट्रेड विंड बोलते हैं। तो व्यापारिक पवने हमारी 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवने हैं। ये पवने उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों यानी कि 35 डिग्री NS यानी कि नॉर्थ साउथ है से विषुवत निम्न वायुदाब कटिबंधों 0 से लेकर 5 डिग्री NS की ओर क्या होती हैं, बहती हैं। कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में इन्हें क्या होता है, उत्तर पूर्व व्यापारिक पवने, तथा जब ये दक्षिणी गोलार्ध में यह हवाएं पहुंचती हैं तो इन्हें क्या बोला जाता है, दक्षिणी पूर्व व्यापारिक पवने कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद है हमारा कि पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इसको काल बैसाखी या चाय वर्षा बोलते हैं। बहुत पूछता है कि पश्चिम बंगाल और असम में असम में तो चाय का उत्पादन होता है, और पश्चिम बंगाल और असम में जो गर्मियों में जो ऋतु में जो चलने वाली पवने हैं उसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, काल बैसाखी या चाय वर्षा, ठीक है। इसके बाद है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह है। फिर कहता है कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 5। और उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है उसको 9 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। जलवायु के निर्धारण के आधार पर वार्षिक और मानसिक औसत तापमान है। सेकंड हमारी क्या वार्षिक और मासिक वर्षा है। थर्ड हमारी क्या वनस्पति है। तो इसके बाद हमारा कोपेन योजना के अनुसार भारत की जलवायु होती है, यानी कि जलवायु के प्रकार देखेंगे, वर्ण संकेत देखेंगे और क्षेत्र कहाँ कहाँ आता है। फर्स्ट हमारे क्या है, लघु शुष्क ऋतु जो कि वाची मानसूनी जलवायु बोलते हैं, इसका EMW के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं, और यह हमारा क्षेत्र गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट है, ठीक है ना। सेकेंड है हमारा शुष्क ग्रीष्म ऋतु जो को AS बोलते हैं, ये हमारा क्या है, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है। थर्ड क्या है हमारा उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु जिसे AW बोलते हैं, यह कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का क्या है, अधिकांश भाग है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है हमारा अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु जिसको BSHW बोलते हैं, यह उत्तरी पश्चिमी गुजरात पे पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है जिसे BWHW, ये राजस्थान का क्या है, सबसे पश्चिमी भाग है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है शुष्क शीत ऋतु जिसे CWG बोलते हैं, ये क्या है, गंगा का मैदान या पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तरी पूर्वी भारत का क्या है, अधिकतर प्रदेश है, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु जिसे DFC बोलते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम में है। नेक्स्ट हमारे क्या है ध्रुवीय तुल्य जलवायु जिसे E से प्रदर्शित करते हैं, जो कि क्या है हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा टुंड्रा तुल्य जलवायु जिसे ET बोलते हैं, यह उत्तराखंड की क्या है, हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अंतः उष्णकटिबंधीय अभिभीषण क्षेत्र जिसे हम क्या बोलते हैं, ITCZ के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा ITCZ एक क्या है, निम्न वायुद्वीय पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर समानता विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर क्या है हमारा स्थित है। वस्तुतः यह एक क्या है, दोलयमान यानी कि स्विमिंग पट्टी है, ठीक है ना। जैसे ITCZ वह क्षेत्र होता है
जहाँ उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारी पौने क्या होती हैं, आपस में मिलती हैं, और दोनों पौनों के मिलने से क्या होता है, विश्वती पछुआ पौनों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक है ना। इसके बाद देख लेते हैं, जो लू है वो उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क एवं क्या है, ये पीड़ादायक पौन है। जो अभी हमारा लू क्या होगा, चलना स्टार्ट होगा, इसको क्या होगा, ये हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, पंजाब से बिहार तक चलने वाली। ठीक है ना। ये शुष्क एवं क्या है, पीड़ादायक पौने होती है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे भारत दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की जो समान तिथियां हैं, ये सब हम देख लेते हैं। ये भारत का मैप हमारा पूरा, तो आइए देखते हैं। हाँ, तो इसमें कॉफ़ी वर्षा, जिसे हम चेरी ब्लॉसम का संबंध ग्रीष्म ऋतु की समाप्त होते ही पूर्व मानसून की बौछार, कहाँ है, ये हमारा कर्नाटक में। नेक्स्ट हमारा क्या है कि आम्र वर्षा, जिसे मैंगो सावर बोलते हैं, किस राज्य से संबंधित है, तो ये हमारा केरल के तटीय कर्नाटक राज्य है। ठीक है ना। और इसके बाद है कि भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय समानता कब से कब तक है, तो ये जून से सितंबर तक है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है, तो ये केरल में होता है। भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो छोटा नागपुर पठार में होती है। तमिलनाडु में मानसून के समान महीने कौन से हैं, तो नवंबर और दिसंबर है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटना का तो तिब्बत का पठार है, जैसे जेट स्ट्रीम, एल नीनो, यमला नीना आदि। ठीक है ना। तो उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये हमारा तमिलनाडु है। नेक्स्ट कहता है कि भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है, तो ये जम्मू कश्मीर व पश्चिमी राजस्थान में होता है। ठीक है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु इनकी जलवायु में विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है, उनकी ऊंचाई में विभिन्नता है। ठीक है ना। इसके बाद कहता है कि भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है, तो ये राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट पूछता है कि भारत में मानसून के प्रस्फुट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है, तो ये पूर्वी जेट प्रवाह को माना जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं भारत वर्षा का जो वितरण है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। ठीक है ना। तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है, परंतु इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जो क्या है, हमारी निम्नवत है। इसके बाद हमारा क्या है कि फर्स्ट क्या रह रहा है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी है, उत्तर पूर्वी व उप हिमालय क्षेत्र और मेघालय की पहाड़ियाँ पर क्या है, हमारा अधिक वर्षा कितनी होती है, अधिक वर्षा लमसम 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ठीक है। और ब्रह्मपुत्र घाटी एवं निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा मध्यम वर्षा के क्षेत्र, जो कि गुजरात का दक्षिण भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तरी पूर्व प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमालय के साथ लगा हुआ है, और गंगा का उत्तरी मैदान, जो कि क्या है हमारा और मणिपुर में क्या है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे न्यून वर्षा का क्षेत्र कौन सा है हमारा, ये हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर जो होता है, जो वर्षा होती है वो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसके बाद आता है हमारा अल्प वर्षा का क्षेत्र, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र की वरिष्ठ छाया प्रदेश, यानी जिसे कि हम क्या बोलते हैं रेन शैडो रीजन, व लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में क्या होता है 50 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है ना। इसके बाद देख लेते हैं कि जो जेट स्ट्रीम है वो क्षोभमंडल के मध्य अक्षांशों के में धरातल 12 मीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सॉइल यानी कि मृदा। तो इसके बाद हम देख लेते हैं सॉइल यानी कि मृदा।
तो भारत के मृदाओं का वर्गीकरण किया गया है, यानी कि हम उत्पत्ति, रंग, संयोजन और अवस्थिति के आधार पर क्या करते हैं, मिट्टियों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे एक हमारी जलोढ़ मिट्टी है, नेक्स्ट हमारी क्या है, काली मिट्टी है, उसके बाद क्या है, लाल और पीली मृदा है, फिर हमारी क्या है, लेटराइट मृदा है, फिर हमारी क्या है, शुष्क मृदा है, और क्या हमारी लवणीय मृदा है, फिर हमारी क्या है, पीट मृदा है, और उसके बाद क्या है, वन मृदा है। ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं। जो मृदा यानी कि सॉइल शब्द की जो उत्पत्ति है, ये हमारी लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, फर्श यानी कि फ्लोवर। ठीक है ना। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो जलोढ़, यानी जिसे हम कछारी मृदा बोलते हैं। रेगुर मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो काली मृदा के नाम से जाना जाता है। तो रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है, तो ये हमारा महाराष्ट्र में पाया जाता है। नेक्स्ट पूछता है कि मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता होती है, मतलब कौन सी मालवा के पठार में कौन सी मृदा अधिक मात्रा में पाए, तो काली मृदा। कहता है काली मृदा को सतह जुताई वाली मृदा कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए क्या होती है, उपयुक्त, सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद आता है पीला रंग, जिसमें फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। लेटराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है, तो लेटराइट मृदा जो होती है हमारी केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके बाद आता है हमारा लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुवर यानी कि इनफर्टिलिटी होती जा रही है, तो ये हमारी लेटराइट। ठीक है ना। मृदा की क्षारता को कम करने के लिए उसमें क्या हो जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लेटराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती थी, ये मालाबार तटीय प्रदेश में। ठीक है ना। कहता है सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा है, तो बलुई दोमट मिट्टी में। ठीक है। पौधों का सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है, तो ये हमारी चिकनी मृदा है। कहता है मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है, तो ये है हमारी तिलहनी फसल। इसके बाद चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है, तो ये हमारी अवनालिका अपरदन से हुआ है, जिसे हम इरेक्शन बोलते हैं। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, लेटराइट। दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं, तो गाद, मृतिका और रेत पाए जाते हैं। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है, तो जस्ता। गंगा के मैदान की पुरानी जो जलोढ़ मृदा है वो क्या कहलाती है, बांगर कहलाती है ना। इसके बाद पूछता है कि अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, तो ये लाइम या चूना का प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कहता है लवणीय मृदा एवं नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है, तो कौन। ठीक है ना। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा वो क्या होती है, कम पाई जाती है। ठीक है। जो अल्पता होती है। जौ मृदा यानी कि ऑर्गेनिक सॉइल का जो रंग नीला क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अम्लीय एवं फेरस आयरन के कारण जौ मृदा का रंग नीला हो जाता है। ठीक है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई, तो कैल्शियम। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है, नाइट्रोजन। मृदा प्रदन की किस प्रकार बना रोपण के द्वारा, पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति, तो 1 से 6 का जो पीएच मान होगा तो वो मृदा हमारी अम्लीय होगी, यानी कि एसिडिक सॉइल होगी। नेक्स्ट है हमारे जिसका पीएच मान 7 होगा वो उदासीन मिट्टी होगी, जिसका नाम, जिसे हम न्यूट्रल सॉइल बोलेंगे ना। इसके बाद है हमारा थर्ड नंबर 8 से 14 नंबर, जिसका पीएच मान 8 से 14 पीएच मान होगा, वो मृदा हमारी क्या होगी, क्षारीय होगी, यानी कि एल्कलाइन सॉइल होगी। तो ये क्या है हमारा, लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस जैसे पदार्थों की क्या होती है, कमी होती है। किसमें, लाल और पीली मृदा जो अम्लीय प्रकृति की होती हैं, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस जैसे पदार्थों की क्या होती है, कमी होती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत की वनस्पतियाँ देखेंगे। ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा। अगर लगता है तो बिना स्किप किए आप लोग वीडियो को देखिएगा। अगर स्किप करेंगे तो आपको जानकारी अधूरी मिलेगी। ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।